दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। पूरी दुनिया में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी माना जाता है जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को कम करना। लेकिन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता अगर कम हो गई तो क्या वास्तव में हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि मनुष्य की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताएं वर्तमान में जीवाश्म ईंधनों और खासतौर से कोयले से ही पूरी होती हैं। तो क्या इस सतत विकास के लक्ष्य और ऊर्जा उपभोग में एक संतुलन बैठाया जा सकता है? यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम समझने का प्रयास करेंगे और हमारा मुख्य विषय ये होगा कि क्या सतत विकास प्रक्रिया से कोयले को बाहर रखा जा सकता है। इन फोकस में हमारे टॉपिक का नाम होगा कोयले को सतत विकास प्रक्रिया से बाहर करना आसान क्यों नहीं है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिससे पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कोयले पर न केवल दुनिया की बल्कि भारत पर भी निर्भरता है। भारत अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है जिन तापीय ऊर्जा संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट से करता है वे कोयले पर जबरदस्त तरीके से निर्भर हैं। अगर भारत को अपने सतत विकास लक्ष्य को भी हासिल करना है और विकास को भी बनाए रखना है, सतत विकास लक्ष्य का मतलब है अगर भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा साधनों पर निर्भरता बढ़ानी है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है और साथ ही विकास की गति को बनाए रखना है, तो उसके लिए भारत की क्या आवश्यकता है उसको जानेंगे। और अंत में हम एक सामान्य निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर द हिंदू न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है और खबर है कोल इज नॉट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोयले को सतत विकास से बाहर रखना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए नेट जीरो विकास लक्ष्य रखा है। 2070 तक हम कार्बन के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, यानी कार्बन का उस स्तर पर उत्सर्जन करना चाहते हैं जिस स्तर पर वातावरण उसे वापस सोखने में, अवशोषित करने में सक्षम हो। नेट जीरो का यह मतलब होता है। इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी निर्भरता जीवाश्म ईंधनों से हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर, स्रोतों पर, जैसे सोलर एनर्जी पर, जैसे पवन एनर्जी, विंड एनर्जी पर केंद्रित करे। और इसी संदर्भ में भारत द्वारा कुछ लक्ष्य भी उठाए गए हैं। लेकिन वर्तमान की अगर आप स्थिति देखें तो भारत में जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता है, चाहे वो पीक आवर में हो चाहे ऑफ पीक आवर में हो, उसका 74.3% थर्मल पावर प्लांट से पूरा होता है, जो कोयला आश्रित थर्मल पावर प्लांट है। तो ऐसे में क्या भारत तुरंत कोयले से अपनी निर्भरता हटा सकता है? अगर नहीं हटा सकता और भारत को सतत विकास के साथ साथ अपने ऊर्जा लक्ष्यों में भी, यानी अपने आर्थिक विकास के साथ साथ अपने एमिशन लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है, तो जरूरी यह हो जाता है कि भारत थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत अपनी दक्षता को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की और खास तौर से भारत की कोयले पर किस प्रकार से निर्भरता है। पूरी दुनिया भर में जितना ऊर्जा खपत होती है उस प्राथमिक ऊर्जा खपत का लगभग 80% जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होता है। और जीवाश्म ईंधनों में हम कोयले को गिनते हैं, ऑयल और गैस को सामान्य तौर से गिनते हैं। तो 80% पूरा होता है। अगर आप इस 2022 के आंकड़े पर ध्यान दें तो लगभग, एक एनर्जी इंस्टीट्यूट से ये पूरा आंकड़ा लिया गया है, तो लगभग 82% की कुल ऊर्जा आपूर्ति जीवाश्म ईंधनों से पूरे विश्व में वर्ष 2022 में हुई है। भारत की वर्ष 2022 की कुल ऊर्जा खपत को अगर आप देखें तो वो 36.44 एक्सा जूल है, जिसमें कोयले की जो भागीदारी है वो 55.1% है। अगर हम इसमें तेल और गैस की भागीदारी देखें तो तेल और गैस की इसमें भागीदारी 33.3% है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उनकी भागीदारी केवल 10.4% है। ये दिखाती है कि किस स्तर तक कोयले पर निर्भरता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो थर्मल पावर प्लांट, जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है,
वही भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखें वित्तीय वर्ष 2022-23 के हिसाब से, तो 74.3% जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता है वो थर्मल पावर प्लांट से पूरी होती है, जो मुख्यतः कोयला आधारित है। कोयला न केवल भारत की बिजली आवश्यकताओं को, ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास यानी अवसंरचनात्मक विकास में भी, बुनियादी ढांचा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस्पात के क्षेत्र में, सीमेंट के क्षेत्र में और एल्यूमिनियम क्षेत्रकों में भी, उसके डेवलपमेंट में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कोयले को भारत की विकास प्रक्रिया से बाहर रखना इतना आसान नहीं है, जबकि भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या इतनी तेजी से वो भारत की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर देगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। खास तौर से जो पूर्व औद्योगिक स्तर है, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई, तब से पूरे विश्व में औद्योगिकरण की एक प्रक्रिया चली। तो तब से लेकर यानी 1750 से लेकर के 2021 औद्योगिकरण को ही सबसे प्रमुख माना जाता है, जब जीवाश्म ईंधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ और कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया धीरे धीरे अपने पीक स्तर पर पहुंचती चली गई। तो जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से जो संचयी, जो क्यूमुलेटिव उत्सर्जन हुआ है, तो 1750 से 2021 तक, इसमें जो भारत की भागीदारी है वो केवल 3.3% है, यूरोप की 31% है, अमेरिका की 24.3% है और चीन की 14.4% है। यानी अन्य देशों के मुकाबले भारत के जो उत्सर्जन है, जो संचयी उत्सर्जन है इतने वर्षों में, वो केवल 3.3% है। तो इस समस्या के अंतर्गत ये देखने की जरूरत है कि भारत न केवल अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करे, बल्कि उत्सर्जन के लक्ष्यों को भी हासिल करे, और इसके लिए एक संतुलन बनाना आवश्यक है। भारत को अपने तापीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता को इसके अंतर्गत बढ़ाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य को हम अगले सेगमेंट में देखेंगे कि वास्तव में भारत की आवश्यकता क्या है। भारत को सबसे पहले तो अपने जो स्केल ग्रिड है उनके में बैटरी भंडारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। बैटरी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के अंतर्गत भारत के सामने कई लॉजिस्टिकल समस्याएं हैं। वो क्या है कि उसके अंतर्गत इस्तेमाल होने वाली जो अधिकांश महत्वपूर्ण सामग्री है, उसके ग्लोबल चेन पर चीन की पकड़ है, और चीन की पकड़ होने के साथ साथ ये भी माना जाता है कि बैटरी लागत प्रभावी वर्ष 2030 से पहले होना बेहद मुश्किल है। साथ ही भारत को अपनी बैटरी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट का आयात करे, जिसके वैल्यू चेन पर भी चीन की पकड़ है। अगर भारत अपनी इस पर निर्भरता को बढ़ाता है तो स्वाभाविक है कि चीन के इसमें इन्वॉल्वमेंट के कारण भारत ऊर्जा सुरक्षा जोखिम से गुजरेगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत अपने तापीय ऊर्जा संयंत्रों की ही दक्षता को बढ़ाए। तापीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि भारत कई प्रकार के कदम उठाए। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जैसे आप जानते हैं कि भारत में जो थर्मल पावर प्लांट है, इन थर्मल पावर प्लांट को भारत के घरेलू खदानों से ही 96% कोयले की प्राप्ति होती है, और इसी के कारण भारत में जो कोयला है उसकी कीमत कम है, यानी वो कोयला सस्ता पड़ता है। इसी के कारण भारत में जो ऊर्जा की कीमतें हैं वो काफी कम रहती है। लेकिन अगर भारत को अपनी दक्षता को बढ़ाना है तो इसके लिए एक और महत्वपूर्ण काम करना होगा, और वो करना होगा कि भारत वोस्ट कोयले का अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स में को भेजे। जैसे भारत में कई अलग अलग क्षेत्रों में कोयला खदान है, और कई बार क्या है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी दूरी कोयला खदानों से 500 किलोमीटर से भी अधिक है, और 500 किलोमीटर होने के बावजूद भारत में जो कोयला उत्पादन होता है उसमें राख की मात्रा अधिक है। जब इतनी दूरी पर इस कोयले को भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है, तो न केवल रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट पर कंजेशन बढ़ता है, उससे उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती है, बल्कि इस कोयले में राख की मात्रा ज्यादा होने से इसके दहन के दौरान प्रदूषण ज्यादा होता है, उत्सर्जन ज्यादा होता है। इसका समाधान ये माना जाता है कि खदान अन्य देशों की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अमेरिका में क्या होता है कि खदानों की जगह पर ही, पिट लैंड पर ही
वोस्ट कोयले को धो करके उसका निर्यात किया जाता है या देश के अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो धुले हुए कोयले की आपूर्ति अगर हो तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे न केवल इससे एमिशन कम होगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होने वाला जो प्रदूषण है वो भी सीमित हो जाएगा। तो इस तरह से दक्षता बढ़ाई जा सकती है। एक महत्वपूर्ण दक्षता बढ़ाने का जो आधार है वो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी जो दहन प्रक्रिया चलती है उससे सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये प्रक्रिया चीन में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को आप कम करते हैं, इसका डीसल्फराइजेशन करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का डीसल्फराइजेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए सही नहीं है, जिससे प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक है, जिससे क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण का ठीक तरह से प्रयोग करने में अक्षम हो जाते हैं। साथ ही ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है और साथ ही मिट्टी के अवक्रमण के लिए, मिट्टी के प्रदूषण के लिए भी, सोयल इरोजन के लिए भी, सोयल के कंटेंट इसके मिट्टी के प्रदूषण के लिए भी ये जिम्मेदार मानी जाती है। इसलिए इसका डीसल्फराइजेशन होना जरूरी है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड अपने शीतलन प्रभाव के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड का दहन होता है तो वायुमंडल में सल्फेट के जो कण है, सल्फेट एरोसोल्स जो हैं, सल्फेट एरोसोल्स की ये भूमिका है कि ये वायुमंडल में उपस्थित होकर के सूर्य की विकिरणों को आकर के सूर्य की विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। पूरी तरह से नहीं रोक पाते, लेकिन उसके विकिरण को कम करते हैं। उसके विकिरण को कम करने से पृथ्वी के तापमान पर इसका एक ये माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है उसको ये सल्फेट एरोसोल्स उसके प्रभाव को प्रतिसंतुलित करते हैं। और ये एक अध्ययन के अनुसार ये माना गया है कि चीन में जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की प्रक्रिया है, जो थर्मल पावर प्लांट्स के अंतर्गत लगते हैं, इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 2016 से वर्ष 2050 तक इस प्रक्रिया से जो सल्फेट एरोसोल्स वायुमंडल में जाने थे और वो नहीं जाएंगे, इसका ग्लोबल वार्मिंग पर इस तरह से प्रभाव पड़ेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में सक्षम है। इसको ग्लोबल डिमिंग भी कहते हैं। ग्लोबल डिमिंग ग्लोबल वार्मिंग के एक विपरीत प्रक्रिया है, उसको प्रतिसंतुलित करने की प्रक्रिया है। और इस पर विद्वानों के बीच काफी बहस भी है, काफी मतभेद भी है, क्योंकि कई विद्वान ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रतिसंतुलित करने के लिए जरूरी है कि ग्लोबल डिमिंग के जो सामान्य प्रोसेस है उसको ना रोका जाए। तो इसके साथ ये एक समस्या जुड़ी हुई है। लेकिन अगर भारत अपने तापीय संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्रयोग करता है तो इसके अंतर्गत भारत को करना क्या होगा कि भारत को और अधिक 1.5 से 1.7% तक इसमें कोयला कंजम्पशन बढ़ेगा, और साथ ही कोयला कंजम्पशन बढ़ने से उनकी एफिशिएंसी कम होगी और उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि भारत को एक ग्रेडेड पॉलिसी अपनानी चाहिए। ग्रेडेड पॉलिसी कैसे अपनानी चाहिए कि भारत को सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 2.10 को कम करने पर जोर देना चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को, फिर नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, और फिर मरकरी को। इस तरह से भारत 2.5 और PM10 का जो वायुमंडल में स्तर है वो 99.97% तक कम कर सकता है। और जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस है ये केवल अर्बन एरिया के आसपास स्थित थर्मल पावर प्लांट्स में ही अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत थर्मल पावर प्लांट्स क्षमता का 30% जो भारत में स्थापित है वो सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी से युक्त है, जो ऊर्जा का बेहद दक्ष तरीके से प्रयोग करते हैं, दक्षता के लिए जाने जाते हैं। इस तरह की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से क्रिटिकल तापमान और क्रिटिकल दबाव पर ये ऑपरेटिंग प्रोसेस है वाटर का,
और इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर भारत इसका सही तरह से प्रयोग करे तो भारत अपनी ऊर्जा दक्षता में बेहद बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि जो एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी है, अगर उसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्रों में, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, तो इससे भारत की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 46% तक बढ़ सकती है। इसी प्रकार से एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र। इसके माध्यम से भी, इसके इस्तेमाल से भी भारत अपनी ऊर्जा दक्षता को 46% से 48% तक बढ़ा सकता है। 46% से 48% तक। अगर भारत अपने थर्मल पावर प्लांट में इन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है तो भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट को भी वातावरण में संतुलित करने में सक्षम हो जाएगा। अब इस सभी से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष तो यही निकलता है कि जीवाश्म ईंधन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, केवल कोयला ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए कोयला आधारित तापीय जो संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र चलाए जा रहे हैं, उनको ही केवल निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, उन्हीं को ही, क्योंकि ये किसी भी विकासशील देश के विकास की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले प्रारंभिक स्रोत हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को समाधान करने के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व, यानी जो देश ज्यादा जिम्मेदार हैं उत्सर्जन के लिए, उन देशों को इसके अंतर्गत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए और विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों को फंड भी मुहैया कराना चाहिए और संबंधित क्षमता सिद्धांत जो इसी से जुड़ा हुआ है उसका प्रयोग करना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है उसी को आगे आकर के, और जो इसके लिए जिम्मेदार है, कदम उठाने चाहिए। इसी प्रकार से इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने से निवेश और नौकरियां पैदा होंगी, इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पीक आवर में और ऑफ पीक आवर में तापीय ऊर्जा संयंत्र जो कोयला आधारित है वो ही इसकी मांग को पूरी कर सकते हैं। ये सामान्य निष्कर्ष है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत में प्राथमिक ऊर्जा खपत के अंतर्गत सबसे अधिक योगदान निम्न में से किसका है? आपके ऑप्शंस हैं कोयला, तेल एवं गैस, नवीकरणीय स्रोत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।